निदानात्मक जो परीक्षण है उसके बाद हम क्या करते हैं, छात्रों की समस्या को पता लग जाती है, उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करते हैं। तो आज हम उपचारात्मक जो शिक्षण है, ठीक है, रिमेडियल टीचिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले सीधा अवधारणा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट उपचारात्मक शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेडियल टीचिंग। सबसे पहले देखो, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बालक की जो क्या है कमजोरियां पता लग जाती है, छात्र की कमजोरियां पता लग गई, उसको दूर करने के लिए विशेष शिक्षण करवाया जाता है। यानी जो विशेष शिक्षण हम करेंगे, अलग जो तरीके का जो शिक्षण होगा, दोबारा हम टीचिंग करेंगे, ठीक है, दोबारा छात्रों को पढ़ाएंगे, उसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी आपने क्या किया, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लिया, उससे आपको छात्र की कमजोरी पता लगी, तो आप दोबारा टीचिंग करोगे विशेष रूप से अलग से उस छात्र के लिए या उन छात्रों के लिए, वही क्या है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसको परीक्षणात्मक कार्य भी कहते हैं। यानी एक तरह से उसको परिष्कृत कर देंगे, आप छात्र की जो कमियां हैं वो दूर हो जाएगी, तो छात्र क्या सामान्य छात्र के समान लगेगा। कमजोर शिक्षण प्रभाव को सुधारना जो उत्तम शिक्षण में बाधक है, ये भी इसका एक कार्य मान सकते हैं हम। यानी ये क्या करता है, कमजोर शिक्षण के प्रभाव, यानी कमजोर शिक्षण का प्रभाव क्या है, बालक की कमजोरी रह गई जो, यानी हमने कमजोर शिक्षण कराया पहले, उसका जो प्रभाव क्या हुआ, छात्र में कमजोरी रह गई, उसको सुधारना जो उत्तम शिक्षण में हमारे बाधक बनता है। बाद में वो हमारे अच्छे से, अगर हम दोबारा बच्चे को नया चैप्टर में कोई नई चीज पढ़ाते हैं, अगर वो पहले वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो वो उत्तम शिक्षण में हमारे बाधक होता है। इसलिए हम विशेष शिक्षण कराते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। इससे हमारा उत्तम शिक्षण बना रहता है। ये है क्या, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि अभी आज एक चैप्टर पढ़ाया था, अगली बार नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कि हर बार आपको ये साल भर में लगातार ये अपनाना ही होगा। क्या आपका उपचारात्मक शिक्षण। देखो, आपने परीक्षण किया, परीक्षण के बाद शिक्षण अधिगम होता है, ठीक है, फिर वापस पुनः शिक्षण होता है। ये प्रक्रिया किसमें होती है, आपके उपचारात्मक शिक्षण। यानी आपने परीक्षण किया, कौन सा, निदानात्मक परीक्षण, फिर शिक्षण और अधिगम के बारे में आपको पता लगा कि भाई ये कमजोरी रह गई पढ़ाने में और बच्चे के सीखने में, फिर आप वापस क्या कर रहे हो, पुनः शिक्षण कराओगे। यही क्या है, इसके अंदर एक तरह का चक्र है, ठीक है। पहले परीक्षण फिर वापस शिक्षण अधिगम, फिर वापस पुनः शिक्षण, फिर ऐसे ही चक्र चलता रहता है। फिर छात्र का उपलब्धि स्तर होता है, उसका विकास, छात्र के उपलब्धि स्तर का विकास है वो उपचारात्मक शिक्षण से कर सकते हैं, क्योंकि छात्र को कक्षा विशेष आयु विशेष के कौशल हमें देने हैं। यानी अगर कक्षा विशेष का छात्र 10वीं क्लास का है, 10th स्टैंडर्ड का है, तो अगर वो 8वीं तक उसने जो पढ़ा है या फिर 9वीं तक जितना पढ़ा है उसने, ठीक है, वो अगर उसे याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर 10वीं क्लास में उसको प्रमोट करना है और उसको पढ़ाना है, तो उसको कक्षा विशेष का ज्ञान होना चाहिए। जब जितनी कक्षा उसने पढ़ ली 9वीं तक, तो वो पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं। या अगर 10वीं क्लास के अंदर कुछ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ उसको याद नहीं है, तो हम वापस उपचारात्मक शिक्षण से उस कमजोरी को दूर करके उसके सामान्य छात्रों के बराबर ला सकते हैं। आयु विशेष के कौशल, भाई आयु विशेष, भाई अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो किशोरावस्था के प्रारंभिक चरणों में होता है, तो वहां तक अगर वो जो चीज जो अन्य छात्र सीख जाते हैं, वो अगर वो चीज वो नहीं सीख पाता, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण से वो चीजें उसको सिखाते हैं, ठीक है। इसका जो उपयोग है दो प्रकार का है, एक तो दोष निवारण और तत्काल प्रयास। कैसे करोगे दोष निवारण, छात्र में कई अनुचित बातें विकसित हो जाती हैं, ठीक है, अवांछित आदत है, उसको छुड़ाने के लिए, अपरिपक्व दृष्टिकोण दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। तत्काल प्रयास कैसे करेंगे, छात्र की समस्या हमें कैसे समस्या जानकर, कैसे जानोगे, निदानात्मक परीक्षण से, उसकी आदत कौशल में तत्काल हम सुधार कर देंगे, ठीक है। कुल मिला के यह है, आप सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण करोगे, ठीक है, सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण, उससे आपको पता लगेगी छात्र की कमजोरी, तो आप वापस विशेष शिक्षण करोगे उन छात्रों के लिए, उस छात्र के लिए, वही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक जो शिक्षण है उनकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं, डेफिनेशंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। सबसे पहले जो जीएम ब्लेयर है उन्होंने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है, शिक्षार्थी के स्वयं के स्तर को ध्यान में रखकर उपयोग में लाया जाता है। यानी शिक्षार्थी का जो छात्र का क्या स्तर है उसके अनुसार हम उसको प्रयोग में लाते हैं। इसके द्वारा शिक्षार्थी को आंतरिक प्रेरणा प्रदान की जाती है, ठीक है, प्रदान कर उसकी क्षमता
को विकसित किया जाता है, उसकी जो आंतरिक प्रेरणा मिलती है वो अंदर से कि भाई मैं ये परीक्षण दूंगा, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण, तो फिर मैं क्या उपचारात्मक शिक्षण से नई चीजें वो सीख जाऊंगा और जो सामान्य छात्र है उनके बराबर आ जाऊंगा। उसको अपने आप ही क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है और क्षमता का जो विकास है पूर्ण रूप से छात्र की हो जाता है। यह सावधानी पूर्वक दोषों के निदान पर आधारित है, यानी उसके जो दोष है हमें निदानात्मक परीक्षण से उसकी कमियां दोष पता लगती है, फिर हम उपचारात्मक परीक्षण करते हैं। तो ये दोषों को दूर करने का क्या है, ये आधार है, ये आधार बनता है हमारे उपचारात्मक शिक्षण का। क्या? छात्रों के दोष, जिससे शिक्षार्थी उस कौशल या विधि की आवश्यकता को समझे और स्वयं उसमें रुचि ले। यानी हम शिक्षार्थी क्या करेंगे, उसको अपने दोष दूर करने हैं, उसको अपने दोष दूर करने या कमजोरी दूर करनी है, तो हम जो पढ़ाएंगे, जो शिक्षण विधि काम में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, छात्र खुद ही क्या उपचारात्मक शिक्षण में रुचि लेगा और उसकी आवश्यकता को समझ जाएगा कि ये क्या है, गुरुजी है, वो मेरी कमजोरी दूर करने के लिए मुझे दोबारा पढ़ा रहे, उपचारात्मक शिक्षण करवा रहे। फिर एफ.एल. डिल्लोज के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण क्या है, शिक्षार्थियों के लिए नैतिकता निर्माण और अभिरुचि निर्माण के लिए एक साहसिक कार्य है। यानी अगर शिक्षार्थियों छात्रों के अंदर अनैतिक गुण आ गए या बुरे गुण आ गए तो उनको क्या है, नैतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनकी अभिरुचि यानी पढ़ाई के अंदर उनकी रुचि जागृत करने के लिए एक साहस भरा कार्य माना जाता है किसको, उपचारात्मक शिक्षण को। क्योंकि हमें क्या करना है, छात्रों की कमजोरियों को दूर करना है इसके द्वारा। फिर थोकन एवं सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में बहुत प्राचीन है। यानी प्राचीन काल में क्या करते थे, गुरुजी इसका प्रयोग करते थे बहुत ज्यादा। जब शिक्षक शिक्षार्थियों की वाचन त्रुटियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते थे। यानी पहले जमाने में अगर उच्चारण से ही नहीं कर रहा छात्र, ठीक है, पहले मौखिक विद्या का ग्रहण करते थे, कोई लिखित रूप में नहीं था, ठीक है, मुंह जबानी सब कुछ याद करते थे, तो वाचन त्रुटि को दूर करने के लिए क्या किया जाता था, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता था प्राचीन विद्या के दौरान। या प्राचीन जो गुरुजी हैं, पुराने जमाने के जो गुरुजी हैं, वो क्या करते थे, इसका प्रयोग उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग वाचन त्रुटि को दूर करने के लिए करते थे। परीक्षण प्रणालियों के बढ़ते उपयोग से उद्दीपित नवीन उपचारात्मक शिक्षण में उपचार शब्द को चिकित्सीय क्षेत्र से लिया गया है। यानी अब जो नए हमने क्या बनाए हैं, नवीन जो उपचारात्मक शिक्षण को क्या किया है हमने, उपचार जो शब्द है इसके अंदर जो उपचारात्मक है ना शिक्षण, इसके अंदर जो उपचार शब्द है वो किससे लिया है हमने, चिकित्सा से लिया है, चिकित्सीय क्षेत्र से लिया है। सभी प्रकार के अधिगम क्षेत्रों में होने वाले, यानी किसी भी प्रकार का सीखने का कोई सा भी प्रकार हो, ठीक है, होने वाली त्रुटियां, यानी कोई चीज मशीन पर, कोई मशीन चलाना सीख रहा है, उसमें कोई गलती कर रहा है, या फिर कोई पढ़ रहा है तो उसमें भी कोई गलती कर रहा है लिखने में या पढ़ने में, तो उसके निवारण करने के लिए प्रभावी तकनीक को विकसित करना उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। हम ऐसा तरीका अपनाएं कि छात्र वो गलती नहीं करे, या कोई एक मशीन चलाना सीख रहा है, ठीक है, वो मशीनरी में त्रुटि नहीं करे, तो वो प्रभावी तकनीक क्या कहलाएगी, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगी, ठीक है। उनको मिला के ये कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण है वो छात्र की कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उपचारात्मक जो शिक्षण है, ठीक है, उसके दो प्रकार हमने माने, काफी आसान है, ठीक है, दो प्रकार ही माने। पहला है सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण, यानी सामूहिक रूप से आप जो छात्र हैं उनको आप दोबारा क्या करोगे, टीचिंग कराओगे, यानी कक्षा के आधे से ज्यादा, यानी 50, अगर कक्षा में 100 छात्र हैं, 50 से ज्यादा 50+ स्टूडेंट अगर क्या हो, कमजोर हो किसी विशेष प्रकरण में, तो आप सामूहिक रूप से उनको पढ़ाओगे, पुनः शिक्षण कराओगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण हो गया। फिर व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, 2 या 4 जो बालक है कमजोर हो, यानी 2 या 4 छात्र अगर कमजोर हो एक कक्षा के अंदर, तो आप व्यक्तिगत शिक्षण कराओगे, निर्देशन दोगे, विशेष अभ्यास कार्य दोगे छात्रों को, उनकी जो समस्या है उसको दूर करोगे, ठीक है। उपचारात्मक जो शिक्षण है उसके जो उद्देश्य हैं वो देखते हैं। हमने 5 उद्देश्य लिए, और भी ज्यादा हो सकते हैं। एम्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, देखो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य जो उद्देश्य है एक ही है, शिक्षण
जो कठिनाई है उनका निवारण करना या फिर निराकरण करना या उनका हल निकालना। ठीक है, फिर है विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अक्षमता को दूर करना, यानी उसकी जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका विकास करना। फिर है उत्तम आदतों का विकास व सही दिशा में परिवर्तन लाना, यानी उसकी उत्तम आदतें हैं उनका विकास करना और जो सही दिशा में परिवर्तन लाना, मतलब अगर वो गलत दिशा में जा रहा है या अनैतिक हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए भी क्या उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग हम करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्र की गलतियों का निराकरण किया जाता है, छात्र ज्ञान की प्राप्ति करे, इसके लिए छात्र की जो कमजोरियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं उनका निराकरण किया जाता है। फिर अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों के अंतर्द्वंद्वों का समाधान किया जाता है, उनके मन में क्या चल रहा है कि मैं ये काम करूँ या ये नहीं करूँ, तो वो क्या करते हैं, कई बार सही कार्य करते हैं, गलत काम कर देते हैं, तो उसके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक जो शिक्षण है उसका जो महत्व है वो हम देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। सबसे पहला है, देखो विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी हमने निदानात्मक परीक्षण कर लिया, उसके बाद हमें उसकी समस्या पता लग जाती है छात्र की, तो हम उस समस्या को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर है नवीन विधियों की खोज का आधार, नई नई जो शिक्षण विधियां है कैसे हमारे सामने आती है, हम क्या है उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान हमें समस्या को दूर करने के जो तरीके हैं अलग अलग हमारे सामने आते हैं, उन्हीं तरीकों से नई नई शिक्षण विधियों की खोज हो जाती है। फिर है प्रेरणा प्रदान करता है, यानी ये क्या है छात्र को और अध्यापक को दोनों को क्या प्रेरणा प्रदान करता है ताकि शिक्षण गतिविधियों जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से सही प्रकार से हो सके। फिर है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि छात्र क्या लगातार गलती करते रहेंगे और उनके सुधार के लिए हम लगातार उपचारात्मक शिक्षण करते रहते हैं। भाई एक टॉपिक पढ़ा दिया तो उसमें जो समस्या आएगी उसको अगली बार सही कर देंगे, ठीक है, फिर समस्या आई फिर उसको सही किया, तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फिर है उपचारात्मक शिक्षण तत्काल किया जा सकता है, यानी अभी पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के दौरान भी अगर कोई समस्या आती है तो आप तुरंत ही क्या करोगे, आपके शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षण में बदल सकते हो। फिर है निदानात्मक परीक्षण का सहयोग, जो निदानात्मक जो परीक्षा है उसका सहयोग करता है कौन, आपका उपचारात्मक शिक्षण, यानी पहले आपने परीक्षा ली, ठीक है, उसका जो समस्या है आपके सामने, अब समस्या को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, पुनः शिक्षण कर रहे हो, किसके रूप में, उपचारात्मक शिक्षण के रूप में, यानी इसकी सहयोग करोगे इस परीक्षा या परीक्षण। फिर कौशलों के विकास में सहायता करता है, छात्रों के जो विभिन्न प्रकार के जो कौशल है उनको विकसित करने के लिए ये हमारी सहायता करता है, यानी उसकी जो अच्छाई है, उसके जो गुण है उनको परिष्कृत रूप में हमारे सामने लाता है। पुनः शिक्षण से उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी जो हमारा जो पढ़ाने के जो उद्देश्य है, यानी हम जो चीज बच्चों को समझाना चाहते हैं वो क्या होता है, दोबारा हम उसी चीज को दोबारा पढ़ाएंगे तो अच्छे तरह उनके समझ में आ जाता है और हमारे जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी हम क्या करेंगे, पहले पढ़ा दिया, फिर परीक्षा लेंगे, फिर समस्या पता लगी, फिर वापस पुनः शिक्षण यानी उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, इससे हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी जो तैयारी है या जो उपाय है हम दो प्रकार से हम कक्षा के अंदर करें, ठीक है, दो प्रकार माने हैं। पहला है मन बुद्धि छात्रों के अनुसार और दूसरा है प्रखर बुद्धि, यानी जो तीव्र बुद्धि यानी जो होशियार बच्चे हैं उनके अनुसार। देखो कक्षा में जो अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि छात्र है कक्षा में उनको आगे बैठाए, उनको मॉडल चार्ट क्रियात्मक कार्य से ही क्या करें, आप प्रत्यय सिद्धांत क्रियाएं समझाएं। फिर है अभ्यास और प्रत्यक्ष में बोलते हैं, बार बार उनको अभ्यास कराएं और बार बार उनको वापस याद दिलाएं कक्षा के अंदर ही, तो उनको ज्यादा याद होगा। शाम पट पर कार्य में छात्र सहयोग ले, भाई छात्रों बोलो तुम खड़े हो मैं बोलूं, आप बोलो मैं लिखता हूँ शाम पट पर, या फिर छात्र को सामने बुलाकर शाम पट कार्य भी आप करवाएं, ठीक है। मौखिक लिखित प्रयोगात्मक प्रश्नों का अभ्यास कराएं कि भाई मौखिक रूप से प्रश्न पूछते रहे, लिखित रूप से प्रश्न देते रहे और प्रयोगात्मक प्रश्न भी आप उनसे करवाएं। प्रोत्साहन सीखने के अवसर उनको दें, यानी लगातार उनको मोटिवेट करते रहे और लगातार नए नए उनको सीखने के अवसर प्रदान करें। सिद्धांत प्रत्यय को मूल स्वरूप में वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं, यानी कोई भी सिद्धांत या कोई प्रत्यय आप उनको पढ़ा रहे तो वास्तविक जिंदगी के अंदर उनके क्या काम में आता है, कैसे वो घटना उनके जीवन में घटित हो रही है, उसे आप जोड़कर उनको पढ़ाएं। जैसे आप उनको बोलो अगर कोई गणित पढ़ा रहा है तो गणित में अगर जोड़ना घटाना सिखाना है तो आप बताओगे, सब्जी वाले के पास जाओगे, सब्जी कैसे लोगे, कैसे उसका तोल मोल देखोगे, वो सब आप उनको वास्तविक जिंदगी से जोड़कर बताएं तो ही वो गणित
के अंदर जो जोड़ना घटाना वो सीखेंगे। फिर लिखित कार्य को विशेष रूप से जांचें, यानी जो लिखित कार्य करके लाया अगर आप मंदबुद्धि छात्र है आप विशेष रूप से उसको जांचें थोड़ा समय निकाल कर, और उस जांच प्रक्रिया के दौरान आप उनकी जो गलतियां हैं उनको अपने एक नोटबुक में लिखें और अगली बार उसको अच्छी तरह समझाएं कि आप इसको ये गलतियां न करें। फिर है प्रखर बुद्धि के जो विद्यार्थी है उनकी तरफ चलते हैं। देखो उनको जो उनकी बुद्धि स्तर काफी ऊंचा होता है, काफी जल्दी उनको याद हो जाता है, एक ही बार में वो सुनकर ही याद कर लेते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में उनके स्तर का ज्ञान उनको हम दें कि भाई जो ज्यादा होशियार बच्चे उनको एक्स्ट्रा कुछ अलग से पढ़ाए। शीघ्र अधिक कार्य करने का अवसर देने वाली शिक्षण जो विधियों का हम प्रयोग करें, भाई जो ऐसी शिक्षण विधि प्रयोग में ले ताकि जो शीघ्र और अधिक कार्य करने का अवसर उनको मिले, यानी वो जल्द से जल्द कार्य करना चाहते हैं और अधिक से अधिक वो कार्य करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे शिक्षण विधि का प्रयोग हम करेंगे। फिर सही मार्गदर्शन और विशेष अध्ययन सामग्री उनको दें, यानी उनको गाइडेंस दे कि तुम होशियार हो तो तुम विज्ञान संकाय में जाओ, और भी अगर समाज सेवा करना चाहते हो तो कला संकाय में जाओ, ठीक है। तो अच्छा मार्गदर्शन दे और विशेष अध्ययन सामग्री उनको उपलब्ध करानी चाहिए, यानी जो टेक्स्ट बुक है उनसे अलावा भी हम उनको रेफरेंस बुक्स प्रदान करें ताकि वो अच्छा पढ़े। फिर यथोचित सम्मान और परामर्श दें, उनको परामर्श भी दें, प्लस उनको उनके रेस्पेक्ट भी करें, भाई तुम होशियार बच्चे हो, उनको शाबाशी दें, उन्हें बुलंद दें। फिर विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने को दें, यानी जो अनेक प्रकार की समस्या है उनमें बदलाव होना चाहिए, यानी लगातार एक ही प्रकार की समस्या छात्रों को नहीं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं या कोई प्रकार का टॉपिक उनको पढ़ने को दें। फिर मंद बुद्धि के छात्रों की सहायता देने के लिए भी उनको प्रेरित करें, जो मंद बुद्धि वाले छात्र हैं हमारे इधर वाले उनकी भी वो क्या करें, सहायता करें ताकि वो भी मोटिवेट हो सके, और उनके स्वाभिमान की रक्षा करें, यानी वो उनका स्वाभिमान ही सबसे बड़ा होता है कि भाई वो कोई ठेस नहीं पहुंचे मानसिक रूप से, ताकि उनके अंदर कोई मानसिक कुंठा जागृत नहीं हो। उपचारात्मक जो शिक्षण है, ठीक है, उसकी जो तैयारी है वो कैसे करेंगे हम, ठीक है, उसकी भी प्लानिंग करेंगे। देखिए प्रिपरेशन ऑफ रिमेडियल टीचिंग, इसके लिए आई के जो डेविस है उन्होंने 4 चरण बताए, कितने 4 चरण बता दी, योजना बनाना, संगठन करना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ठीक है। पहली जो है योजना बनाना, उसमें क्या करेंगे हम योजना बनाएंगे, मतलब हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, यानी छात्र ने 10 में से कितने नंबर लाए, 8 नंबर ला रहे हैं या 2 नंबर ला रहा है या 10 में से 10 ला रहा है, ठीक है, वो हमारा उपलब्धि परीक्षण हो गया। बच्चों का इंटरव्यू लोगे, साक्षात्कार लोगे, शिक्षक के अनुभव से, यानी छात्र की गतिविधियां हमको आप देखोगे, देख के आपको पता लग जाएगा ये क्या है समस्या है, इसको कैसे दूर करना है। तो कमजोर छात्रों को आपको इनके द्वारा ही क्या करना है, छात्रों का चयन करना है। सबसे पहली बात कि ये छात्र है और इनकी हमने उनकी जो कमजोरी है वो हमें दूर करनी है। फिर संगठन, संगठन में देखो छात्र की कमजोरी के विशेष क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे, यानी छात्र की कमजोरी है, इस कमजोरी में भी विशेष क्षेत्र कौन सा है उसका निर्धारण करेंगे, ठीक है, विशेष क्षेत्रों का, कमजोरी के विशेष क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे और पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरह सोच विचार करेंगे, अच्छी तरह गहन सोच विचार करेंगे कि ये कमजोरी है, इसको कैसे हम दूर करेंगे। जितना अच्छी तरह से हम उसको पहचान करेंगे, यानी जो उसके विशेष क्षेत्र की जो कमजोरी है उसकी जितनी अच्छी तरह हम पहचान करेंगे उतने ही सही प्रकार का हम उपचारात्मक शिक्षण कर पाएंगे, यानी जितना घी डालोगे उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा, या फिर जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। फिर जैसे हमने कोई माना उच्चारण दोष या वर्तन या शुद्धि के दोष के सही कारण ढूंढेंगे, यानी जो कारण क्या है, यानी हम विशेष क्षेत्र ढूंढेंगे, भाई कमजोरी क्या है, उच्चारण संबंधी दोष या वर्तन या शुद्धि, ठीक है, उसके विशेष क्षेत्र के जो कारण है वो देखेंगे। हमने कारण ढूंढे क्षेत्रीय भाषा का हावी होना, भाई क्षेत्रीय भाषा है वो ज्यादा बोलते हैं बच्चे घर में जाके, 5-6 घंटे विद्यालय में रहते, बाकी 18 घंटे तो वो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। शारीरिक कमी, भाई बोलने में जो तुतलाना या फिर बचपन की कोई कमजोरी, फिर लापरवाही, जानबूझकर ऐसा बोलना, ठीक है, या फिर अभ्यास की कमी, बार बार अभ्यास अगर बच्चा नहीं कर पाता तो वो ये सब उसके अंदर भाषा संबंधी दोष आ जाएंगे। तो उनकी हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे भी ये इसकी कमजोरी है, विशिष्ट क्षेत्र है, इसकी हमने पहचान कर ली। जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उपचारात्मक शिक्षण सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। फिर है तीसरा क्रियान्वयन। क्रियान्वयन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो उपचारात्मक जो शिक्षण है उसका प्रारूप का निर्धारण कर लेंगे और विद्यालय वातावरण और समयावधि का हम ध्यान रखेंगे और जो उपलब्ध संसाधन से हम शिक्षण कार्यक्रम का निर्माण कर लेंगे कि हमारे गाँव विद्यालय का वातावरण कैसा है,
हमारे पास कितना समय है, 30 मिनट है, 40 मिनट है, ठीक है, और हमारे पास क्या क्या संसाधन है, उनका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एक कार्यक्रम का निर्माण करके उसका क्रियान्वयन करेंगे। फिर उचित अभ्यास की व्यवस्था करेंगे, किसके लिए, उच्चारण दोष को दूर करने के लिए बार बार अभ्यास कराएंगे छात्रों को। फिर एक क्षेत्रीय भाषा के दोष को दूर करने के लिए हम निर्देश बताएंगे, भाई ये क्षेत्रीय भाषा को आपको ऐसे दूर करना है, यानी आप जो क्षेत्रीय भाषा में ये चीज बोल रहे हैं इसका उच्चारण सही नहीं है, आपको जो हिंदी है खड़ी बोली उसके अंदर इसको ऐसे बोलना है। फिर साथ में ये भी बता देंगे कि भाई निश्चित समय है और कम से कम समय अवधि में आपको इसको सुधारना है, ये आपको बताना है। फिर है मूल्यांकन, चौथा है, इसमें देखो अगर हमारा जो कार्यक्रम है उपचारात्मक शिक्षण से अपने छात्र की जो कमजोर छात्र है उसकी समस्या को हमने दूर कर दिया, ठीक है, समस्या हो गई भाई दूर, तो हम क्या करेंगे, वैसी ही परिस्थितियां बनाएंगे, सब कुछ वैसा करेंगे, और अगर ऐसी समस्या आती है तो हम सबको बताएंगे कि आप भी क्या करो, इन्हीं परिस्थितियों का प्रयोग करो और ये जो छात्र की समस्या है उसको दोबारा हम दूर कर सकेंगे। फिर अगले साल अगर वापस वैसी समस्या आती है नए छात्रों के द्वारा तो हम इस सफलता के आधार पर वापस वैसा ही उपचारात्मक शिक्षण कर सकेंगे। अगर हमारे सामने क्या आती है, असफलता आती है, यानी हम छात्र की समस्या को दूर नहीं कर पाए, तो हम दोबारा कार्यक्रम का निर्माण करेंगे, दोबारा उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। इस प्रकार ये क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कुल मिलाकर ये है, देखो छात्र की समस्या होती है वो हमें किससे पता लगती है, निदानात्मक परीक्षण से। निदानात्मक परीक्षण के बाद उस समस्या को पहचान कर उसको दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण अपनाते हैं, ठीक है।